नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेश मिश्रा स्वागत करता हूं एनजीआईटी ऑफिशियल में। आज हम लेके आ रहे हैं हिंदी का जो बैच जो एनजीआईटी परिवार ने आपके लिए जो यूपीपी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है, उसी कड़ी में आज हिंदी की क्लासेस चलने वाली है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हिंदी की ये दूसरी क्लास है। हिंदी की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें पहली क्लास हम दे चुके हैं आपको, ये आपकी दूसरी क्लास हो रही है। इसके पहले जो हमने हिंदी की पहली क्लास और दूसरी क्लास के बीच में बहुत बड़ा सा इंटरवल हो गया था। उसके अपनी कुछ वजहें हैं, व्यक्तिगत वजहें हैं। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मुझे 15 दिन के लिए घर जाना पड़ा था। अब मैं आ गया हूँ और लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा और आज से आपकी रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। इसी समय पर आप हिंदी की क्लास करने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। अब हिंदी को पढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ये पूरा जो बैच लॉन्च किया गया है, आप इससे पढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ आपको पूरा जो बैच पढ़ाया जा रहा है, इसमें से आपको कुछ सपोर्टिंग बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको वो मार्केट में बुक कौन सी लेनी है, आप 50 तरह की आपको मार्केट में बुक अवेलेबल है, उपलब्ध है। आपको उसमें से सबसे बेहतर बुक कौन सी है, आपको उसका चयन करना है और आपको एक सपोर्टिंग बुक की तरह उसको देखना है और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको वहाँ से मिल सकें। जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको उस बुक को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है। हमारा पूरा परिवार उसको एक एक पूरे मार्केट में जितनी भी बुक्स आई हैं सबको देखा गया है और सबको पूरी टीम के द्वारा एक बुक सेलेक्ट किया गया है कि बच्चों को भटकना नहीं पड़े। चक्षु प्रकाशन की बुक बहुत शानदार आई है, आप उसको एक बार मार्केट में जाकर के विजिट कर लीजिए और उसका जो पीडीएफ है तो हमारे बगल में आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो एक बार आप चक्षु प्रकाशन को जरूर देखें, बहुत शानदार बुक है। पूरी टीम ने उसको रिसर्च किया है और उसमें बहुत कम एरर्स माने गए हैं। लगभग वो नगण्य, ऐसे तो कोई बुक ही नहीं है जहाँ पे एक आध परसेंट ह्यूमन एरर ना हो, कहीं टाइपिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन ये जो बुक है इसमें बहुत कम मिस्टेक पाए गए हैं और बहुत अच्छी बुक है। आप एक बार पढ़ने के से पहले इसको जरूर विजिट करें। आइए हम शुरू करते हैं हिंदी की जो अपनी क्लासेस, हमने जो हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट करी थी उसकी ये दूसरी क्लास में करते हैं कि ये हिंदी के भाषा के विकास के बारे में, कि हिंदी भाषा का विकास दरअसल कैसे हुआ, कैसे हिंदी, आज जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं क्या शुरू से ही ऐसी थी या उसका विकास एक क्रमिक भाषा में हो। किसी भी भाषा में एक क्रमिक तौर पर विकास होता है, पहले कुछ और रहती है, बाद में कुछ और आती है और धीरे धीरे उसमें कोई न कोई चीज़ें परिवर्तन होता रहता है क्रमशः। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन है, कैसे कैसे परिवर्तन है, आज को उसी के बारे में हमको देखना है, पढ़ना है। ये हमारी पहली क्लास है। तो शुरुआत करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास। इसका जो हेडिंग रहेगी ये रहेगी हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी एक बहुत ही प्राचीन भाषा है। हमारे आभाषों विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषाओं की जरूरत होती थी। प्राचीन समय में एक भाषा, मात्र भाषा होती थी जिसको बोला जाता था संस्कृत। पहले हम सिर्फ संस्कृत के माध्यम से अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। जो भी साहित्य रचनाएं होती थी उस समय पर सिर्फ संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत में भी दो खंड होते थे, एक होती थी वैदिक संस्कृत, एक होती थी लौकिक संस्कृति। जो उस दौर के जो आदमी आपस में बोलचाल की भाषा में जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे उसको लौकिक भाषा बोला जाता था या लौकिक संस्कृति, और जिसमें साहित्य रचनाएं होती थी उसको बोला जाता था वैदिक संस्कृति। हमारे वैदिक संस्कृति का या संस्कृति का सबसे पहला प्रयोग हमारे ऋग्वेदों में मिलता है। इसी को हिंदी की आदि जननी भी बोला जाता है। तो ये अभी हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी 26 और 27 जून 2023 को हुई थी उसमें ये प्रश्न आया जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा हो, किसको माना गया है। तो उसको माना गया था कि संस्कृत को माना गया था। और ये कहाँ से मानी गई थी, ये ऋग्वेद से इसका पहला प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। तो आइए इसको क्रमिक भाषा में एक एक क्रम के तौर पर इसको हम देखते हैं, इसका क्रम क्या रहा है और किस किस तरीके से कौन सी भाषाएं हमारी रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सी भाषा रही। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी आता है आपका मध्यकालीन भारतीय
आर्य भाषा। तीसरा आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इसका कालक्रम देख लेते हैं कि ये भाषा कितने सन तक चली थी, कब से कब तक इन भाषाओं का रहा था। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व मतलब समझ रहे हैं, आज से लगभग 3500, लगभग नहीं, पूरा 3500 साल पहले ये जो हमारी हिंदी भाषा, जो हिंदी संस्कृत बोली जाती है, ये 3500 पुरानी भाषा है, 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक, शायद पहली। सब जहाँ लोग भाषाओं का मूक रहते थे वहाँ हम लोग साहित्य रचते थे। इसी भाषा में हमारा ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद इसी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसकी जो वैदिक संस्कृति थी उसी में ऋग्वेद लिखा गया था। उसके बाद जो आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आती है, ईस्वी तक आती है। इसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आती है इसका विकास माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की 2 उपभाषाएं थी। एक भाषा का नाम था लौकिक संस्कृत, एक का नाम था वैदिक संस्कृत। ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थे इसमें 2 भाषाएं हैं, एक है पाली, दूसरी है प्राकृत। जो पाली भाषा का विकास होता है 500 से पहली सदी तक, प्राकृत भाषा पहली सदी से 500 ईस्वी तक, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी से अभी तक आती है। ये जो आप पाली भाषा देख रहे हैं, दरअसल गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी सारे उपदेश दिए थे वो सब पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा फेमस होने में या उनकी जो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था उनमें से एक था भाषा। उस दौरान दरअसल जन की भाषा थी, जो आम लोगों की भाषा थी, जो जिसको आज कहते हैं देहाती भाषा, जो लोग अपने गाँवों में आपस में बातचीत करने का जो माध्यम होता है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या अपने मातृभाषा का प्रयोग करती है। उसी दौरान उन्होंने जो उनके पास जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश देना स्टार्ट किया तो उनके पास 2 भाषाएं थी या 2 विकल्प थे। एक था संस्कृति जो उच्च वर्ग के द्वारा बोली जाती थी, जो पढ़े लिखे वर्गों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उसको बोला जाता था संस्कृति। लेकिन उन्होंने जो अपने सारे के सारे उपदेश दिए थे उन्होंने आम जन की भाषा को देखी। उन्होंने ये ठाना कि हमें जो हमारे उपदेश हैं हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति उसको आसानी से समझे। इसीलिए उन्होंने पाली भाषा में अपने जितने भी उपदेश देना स्टार्ट किए थे, और उनका जो संदेश था जन जन तक पहुँचने का सबसे बड़ा कारण उनमें था कि एक भाषा। उसके बाद आती है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा दरअसल जैन मुनि महावीर प्रसाद जैन, उनके जो उपदेश थे, महावीर जैन के जो उपदेश थे उनको उनके शिष्यों ने जो उसको पहुंचाने का काम किया, उसका उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में पहुंचे। ये भी आम जन की भाषा थी। तो इन दोनों जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे उनके भाषा, उनके जो धर्म का इतना प्रचार प्रसार होने का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने जो भाषाएं अपनाई वो एक लोकचार की भाषा थी, आम जन की भाषा थी, जिसको सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। उन्होंने उसकी क्लिष्टता पे ध्यान नहीं दिया, उसकी सरलता पे ध्यान दिया। और भाषा के सबसे बड़ी एक जो विशेषता होनी चाहिए वो यही होती है कि आप अपने विचारों को सबसे सरल माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि उसको कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। तो ये आपका जो हो रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसका जो 1500 वर्ष तक इसका काल रहा है उसमें पाली और प्राकृत भाषा रही है। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो आती है इसमें आता है आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
इसको बोला जाता है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा बोला जाता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। दरअसल यही हिंदी की शुरुआत होती है, हिंदी की जन्म यहीं से होता है, अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का अपभ्रंश इस आप देख पा रहे हैं कि 1000 ईस्वी के बाद से आप यहाँ पे देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसी को बोला जाता है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है 1000 ईस्वी के बाद से। इसी में आपका अबहट्ट एक भाषा आती है, अबहट्ट, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसका कालखंड माना जाता है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ये दरअसल आधुनिक हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी है, जो हमारी आज इस हिंदी को हम पढ़ते हैं और इसकी जो पूर्व जिससे ये निकली है अपभ्रंश, इन दोनों के बीच का जो संक्रमणकालीन जो दौर था कि एक भाषा विलीन हो रही थी और दूसरी भाषा का उदय हो रहा था, उसी दौरान ये अपभट्ट भाषा आई। और 200 साल, हालांकि इसको 200 साल माना जाता है, लेकिन ये घिसते घिसते ये 1400 ईस्वी तक ये ब्रज भाषा के रूप में, ब्रज भाषा में इसका लक्षण कहीं ना कहीं मौजूद मिल जाता है आपको। जब ब्रज भाषा के शुरुआत के आप इसके जो ग्रंथ पढ़ेंगे या इसकी रचनाएं पढ़ेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं अपभट्ट भाषा का थोड़ा बहुत प्रयोग मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर इसका जो कालखंड निर्धारित किया गया था 900 से 1100 ईस्वी तक, और जो ये आपका अपभ्रंश भाषा है उसका अपभ्रंश भाषा ये दिखा है, इसका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा होती है। आइए शुरू करते हैं अपभ्रंश भाषा में। क्योंकि हिंदी जहाँ से निकली है उसको अपभ्रंश बोला जाता है। तो अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं, तो आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब हम अपभ्रंश के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू से एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी आपको उचित लगे एक बार आप इसको लिख लीजिए, तब से हम आपको अपभ्रंश भाषा के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं, तो एक एक करके उनके सातों भेदों को हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हिंदी कहाँ से निकली है और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपभ्रंश के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे जो अपभ्रंश होते हैं, अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। सबसे पहला माना गया है सौर सैनी अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश। ब्राचड़, अब आप समझ जाइएगा। चौथा हो गया खस। पांचवा हो गया अर्धमागधी। छठा हो गया मागधी। सातवां हो गया महाराष्ट्री। ये हमने आपको 7 अपभ्रंश बता दिए। सौर सैनी अपभ्रंश, पैसाची, ब्राचड़, खस, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री। हिंदी दरअसल इसी सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। हिंदी की ज़्यादातर जो बोलियां हैं वो इसी सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। ये ज़्यादातर जो भारत की जो भाषाएं हैं ज़्यादातर इसी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। सारी की सारी जो भाषाएं हैं इसी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। कौन कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि सौर सैनी अपभ्रंश से 3 भाषाएं निकली हुई हैं। एक होती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी गुजराती। ये तीनों भाषाएं जो हैं आपकी ये सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। पैसाची में आता है आपका पंजाबी,
और लहंदा, ये जो पंजाबी भाषा आप देखते हैं ये इसी पैसाची अपभ्रंश से निकली हुई है। ये जो ब्राचड़ अपभ्रंश है ये सिंधी भाषा यहाँ से निकली है। सिंधी आज का जो मूल, आज जो पाकिस्तान का एक प्रांत सिंध प्रांत है, वहाँ की जो भाषा है उसको सिंधी भाषा बोलते हैं। जो सिंधी भाषा बोली जाती है वो इसी से निकलती है, ब्राचड़ अपभ्रंश से आती है। और फिर आता है खस। खस में पहाड़ी भाषा आती है। पहाड़ी में भी दो है, एक है गढ़वाली और दूसरा है कुमाऊनी। फिर आती है अर्धमागधी। अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी बोलते हैं। अभी इसके बारे में एक एक भाषा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मागधी में बिहारी हिंदी या मागधी में बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगाली, ये भाषाएं आपके मागधी से आती है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। ये आपकी 7 अपभ्रंश से ये 7 भाषाएं निकली। एक है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी लहंदा, ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी में भी तो एक है गढ़वाली, दूसरी है कुमाऊनी। अर्धमागधी में 3 उपभाषा। अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी बोला जाता है। पूर्वी हिंदी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पूर्वी हिंदी में भी 3 भाषाएं आती हैं। एक आती है आपकी बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और अवधी भाषा, जिसमें रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस भाषा जो लिखी गई है वो आपके ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये इसी पूर्वी हिंदी का भाग है। और पूर्वी हिंदी किसका भाग है? अर्धमागधी का भाग है। तो आप ये पूरा आप एक देख पा रहे होंगे कि अपभ्रंश के कितने भेद हैं और कहाँ से कौन सी भाषा निकली हुई है। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमने अभी आपको बताया जो अपभ्रंश भाषा के सातों भेदों को हमने बता दिया है आपको। अब हम हिंदी में जो 7 भेद हैं उसको हमें नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत सारी भाषाएं आ गई हैं। अब हिंदी कहाँ से किन हिंदी की भाषा परिवार में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ख़ास करके उसका संबंध उत्तर प्रदेश से होगा तो और बेहतर रहेगा। तो आज हम अब आपको बताएंगे कि हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है और उस उपभाषा के अंतर्गत कितनी उपबोलियां आती हैं उसमें से, इसको हम बताएंगे और उसको संक्षिप्त में पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस से रहेगा। बताने के लिए हम सारी चीज़ें बता देंगे कि उड़िया कैसे है, बंगला कहाँ से निकली है, असमिया कहाँ से निकली है, आपका महाराष्ट्री क्या है, गुजराती, तमाम, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। हम अपने सिलेबस से अप टू डेट पर आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको सिलेबस से ज़्यादा कुछ भी ना पढ़ना पड़े। इतना बड़ा सिलेबस पहले से है, आप कितना पढ़ेंगे? इसीलिए हम आपको अप टू डेट जितना आपके सिलेबस में दिया गया है उतनी ही चीज़ें आपको बताएंगे और आप उतना करके जाइए। आपसे एक भी प्रश्न हिंदी से नहीं छूटेगा, ये दावा है, बशर्ते आपको हमारे बताए अनुसार चलना पड़ेगा। हम आपको जो सिलेबस या जो भी चीज़ें नोट्स हम आपको लिखवा रहे हैं आप उसके साथ चलिए। तो आइए शुरू करते हैं अपभ्रंश के बारे में कि हिंदी की जितनी बोलियां हैं उस हिंदी की बोलियों में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो दरअसल हिंदी में पाँच बोलियां हैं या 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं के 17 भेद बांटे गए हैं। इन 17 बोलियों में इनको बांटा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं उन 5 भेदों को कि अपभ्रंश के भेद माने जाते हैं। कि जैसे आपको ये मैं बताऊं, ये भी बताऊंगा, जब मैं उन बोलियों को बताता जाऊंगा तो ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सी भाषा किस उपभाषा से या किस अपभ्रंश से निकली हुई है। तो सबसे पहले हम 5 को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। दूसरे में आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। तीसरे में आता है पूर्वी हिंदी। चौथा आता है आपका बिहारी हिंदी। और ये 5वां आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, ये आपका पश्चिमी हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश। लिखते जाइए
सौरसैनी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी भी सौरसैनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी आपका अर्धमागधी अपभ्रंश, जो बिहारी हिंदी आपका मागधी अपभ्रंश, और ये खस अपभ्रंश, ये खस अपभ्रंश हो गया। अब आप इसको एक बार लिख लीजिए, हम इसको मिटा करके फिर आपको एक एक चीज़ को बताएंगे कि पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियाँ आती हैं, राजस्थान में कितनी आती हैं, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी की, ये चारों को पांचों को हम आपको बताते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको पश्चिमी हिंदी के बारे में बताते हैं। आइए बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, कि पश्चिमी हिंदी में दरअसल कितनी भाषाएँ आती हैं। ये दरअसल ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण, यूपी स्पेशल में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जितनी बोलियाँ बोली जाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित रहती हैं आपके पश्चिमी हिंदी से। तो आइए देखते हैं किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। हम आपको इसको लिखाएं उसके पहले एक मैं छोटा सा खाका तैयार करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसको बाद में बता दूंगा आपको, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल ले लीजिए कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, फिर उसका कहाँ कहाँ बोली जाती हैं हम इसको बता देंगे आपको। तो ये बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से आपको ये समझ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसको देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं। दरअसल पश्चिमी हिंदी में आपकी पाँच से छः भाषाएँ मानी जाती हैं। पहली भाषा मानी जाती है आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो कि सबसे साहित्य और सबसे इसमें सबसे ज़्यादा साहित्य इसमें लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है ये, और सबसे ज़्यादा ये परिनिष्ठित भाषा रही है। इसमें बहुत सारे साहित्य लिखे हैं और बहुत सारे साहित्यकार इससे निकले गए हैं। दूसरी भाषा आती है इसमें बुंदेली, ये ज़्यादातर हिस्सा आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेली भाषा, बुंदेली। तीसरे में आती है कन्नौजी, चौथे में आती है कौरबी या खड़ी बोली, पांचवी आती है दक्कनी, ये दरअसल आपकी बोली जाती है आपके दक्कन क्षेत्र में, यहीं से हिंदी का विकास माना जाता है, मतलब हिंदी के विकास में इसका भी बड़ा योगदान रहा है, और जो हिंदी साहित्य में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। छठी भाषा इसकी एक मानी जाती है आपकी हरियाणवी, हालांकि इसका क्षेत्र जो है हरियाणा से है, लेकिन ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये 6 भाषाएं आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। आपको इनको देखना पड़ेगा कौन कौन सी भाषा है। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरबी या खड़ी बोली, दक्कनी या दक्कनी, और एक है हरियाणवी। आप इसको लिख लें तो हम इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे कि आपके ये दिमाग में आपको याद नहीं करना पड़े। आपको इसको फिगर के माध्यम से बताएंगे कि ये भाषा कहाँ पे बोली जाती है। आप इसको रटिए नहीं, इसको समझिए, हमारे साथ साथ आइए, हम इसको एक छोटा सा इसका फिगर बनाते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में ये आपका सहारनपुर वाला बेल्ट हो गया, ये आपका बुंदेलखंड वाला एरिया हो गया, ये आपका आगरा मथुरा, ये मथुरा हो गया, ये हो गया आगरा। यहाँ पे आपका ये जो पूरा एरिया आ रहा है ये मेरठ का क्षेत्र है, मेरठ हो गया, यहीं पे आपका गाज़ियाबाद हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और यहाँ पे आ गया ये कन्नौज वाला एरिया आ गया।
तो अब आप इसको समझिए कि जहाँ पे मेरठ ये देख रहे हैं आप, मेरठ, यहाँ पर आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। पर निश्चित जो भाषा है हिंदी के, इस हिंदी का जो मानक स्वरूप लिया गया है, आज जो खड़ी बोली बोली जाती है वो यही हिंदी से मान बोली जाती है। इसको मेरठ की खड़ी बोली बोली जाती है। इसको कौरबी भी बोली जाती है। यहीं से खड़ी बोली का विकास हुआ है, मेरठ के क्षेत्र से। तो ये आप इसको क्षेत्र को याद रखिए कि इस क्षेत्र से निकली है, मेरठ के आसपास से बोली निकली, इसको खड़ी बोली बोली जाती है। ये जो मथुरा और आगरा का जो क्षेत्र है, इसको ब्रज क्षेत्र बोला जाता है, ब्रज क्षेत्र बोला जाता है। तो ये जो मथुरा और आगरा है, यहीं से आपकी ब्रज भाषा निकली है। इस एरिया में बोले, ब्रज क्षेत्र में होने के कारण इसको ब्रज बोली जाती है। और ये इसका जो एरिया है, ये आपका मथुरा, वृंदावन, आपका आगरा और उसके आसपास की चीज़ें, जैसे आपका अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के बगल में आपका हाथरस हो गया, यहाँ पे ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद आ जाइए आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेली जो बोली जाती है वो बुंदेलखंड में बोली जाती है। इसका कुछ हिस्सा आपके मध्य प्रदेश में भी आता है, जैसे पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, निवाड़ी हो गया, और उसके 4-5 जिले इसी क्षेत्र भाषा परिवार में आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मेन जिला आता है इसका झांसी, और झांसी के आसपास के क्षेत्र, जैसे झांसी के बगल में आप इधर आएंगे तो आपको ये आ जाएगा ललितपुर आ जाएगा, ललितपुर आ गया। यहाँ पे बढ़ेंगे तो हमीरपुर आ गया। यहाँ पे आ गया आपका बांदा, महोबा, चित्रकूट। तो ये जो भाषा, ये जो पूरा आपका ये जो पूरा बेल्ट आ रहा है आपका, ये आपका बुंदेली के अंतर्गत आ जा रहा है। बुंदेलखंड में लगभग 6 से 7 जिले आते हैं, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन और झांसी, ललितपुर, चित्रकूट। ये जो पूरा का पूरा आपका बेल्ट आ रहा है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है? ये आ रहा है आपके बुंदेली के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद आपका बसता है दक्कनी और हरियाणवी। तो हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, और दक्कनी जो है तो आपके हैदराबाद क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन ये सब भाषा परिवार हैं, किसके हैं ये सब के सब पश्चिमी हिंदी के हैं। तो आप एक बार इसको, जब ये मैप के थ्रू आप इसको देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये आप उत्तर प्रदेश का ये पूरा मैप है। ये जो मेरठ के आसपास है, ये खड़ी बोली बोली जा रही है यहाँ से। ये देखिए आप, ब्रज क्षेत्र हो गया। ब्रज क्षेत्र में आगरा, मथुरा के आसपास की जो भाषा है उसको बोला जाता है ब्रज भाषा बोला जाता है। ये बुंदेलखंड का एरिया हो गया। बुंदेलखंड के आसपास कौन सी भाषा बोली जा रही है? बुंदेलखंडी बोली जा रही है। और ये कन्नौज का एरिया होगा, जो कन्नौज, जहाँ से अखिलेश यादव की वाइफ है डिम्पल यादव, जहाँ से उनका संसदीय क्षेत्र है, यहीं से कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है। ये यूपी स्पेशल का आप इसको भी ध्यान रखिए। जैसा हम आपकी हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी के साथ साथ यूपी स्पेशल भी आपको बता दे रहे हैं। तो ये जो इत्र उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी बोला जाता है, कन्नौज को बोला जाता है। इसको नगर, याद नहीं आ रहा है कुछ को, नगर महोदय इसी कन्नौज को बोला जाता है, नगर महोदय बोला जाता है। ये आपके अभी ये जो आपको 26 और 27 जून का एग्जाम हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का, वहाँ पर ये पूछा जाता है कि नगर महोदय किस शहर को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है कन्नौज को। तो ये हम आपको एक मैप के माध्यम से इसको भाषा को समझाने का प्रयास किया गया है। अब आपको देखते हैं कि फिर से अब दूसरी भाषा की ओर हम चलते हैं। अब इसके बाद हम राजस्थानी को समझाते हैं। अभी हमने पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी में 4 भाषाएँ बोली जाती हैं। इसको अगर हम इसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि राजस्थानी हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद इसको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, हमें जल्दी से याद हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थानी हिंदी के 4 भाग हैं। एक है आपका मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, इसको ढुढ़ाही भी बोला जाता है, ढुढ़ाड़ी, और एक है मालवी। ये 4 भाषाएं आपकी राजस्थानी हिंदी में आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या ढुढ़ाई और मालवी। दरअसल जब हम राजस्थान को देखेंगे नक्शे में, तो इसका जो आकार है, भौगोलिक आकार है, ये चतुष्फलकी है। चतुष्फलकी मतलब पतंग के आकार का है। इसका आकार कुछ ऐसा है, जब आप देखेंगे तो इसको ये मारवाड़ का क्षेत्र बोला जाता है।
मारवाड़ी आपने बहुत सुना होगा कि मारवाड़ी बिजनेसमैन होते हैं, तो ये मारवाड़ का एरिया आता है। इसको ये थार के मरुस्थल से संबंधित है। थार मरुस्थल आपने सुना होगा। यहाँ पे जो बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, सॉरी जोधपुर, ये पूरा मारवाड़ी एरिया आता है। ये जो इसका दक्षिण का एरिया है, ये कुछ मध्य प्रदेश का, ये मालवा रीजन माना जाता है। मालवा का पठार आपने सुना होगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपने मालवा का पठार के बारे में पढ़ा होगा कि मालवा का पठार, दरअसल मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा उत्तर राजस्थान का मिला करके एक मालवा का पठार का निर्माण होता है। मालवा के पठार में जैसे उज्जैन, इंदौर, धार और उसके आसपास जो नीमच, मंदसौर, ये वाला एरिया आता है। और आपने सुना होगा मालवा में उत्तर प्रदेश के, सॉरी राजस्थान में लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं। कोटा, बूंदी, टोंक और ये उदयपुर, ये बहुत बड़े, ये उदयपुर की झीलें, उदयपुर के रिसॉर्ट ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कोटा IIT और मेडिकल के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं, कोटा और बूंदी और टोंक, उदयपुर के आसपास, इसको बोला जाता है, ये आपका हो गया मालवी, क्योंकि ये मालवा रीजन आता है। तो जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र में जब जाएंगे तो यहाँ पे मारवाड़ी आएंगे। ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसका, ये पूर्वी क्षेत्र में इसका जयपुर, भरतपुर, अलवर, ये जो एरिया है इसको जयपुर के आसपास है। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो जयपुरी बोली जाती है। जयपुरी या ढुड़ाही इसको बोला जाता है, जयपुरी या ढुड़ाही। और इसका जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर बोला जाता है मेवाती। ये मेवात का एरिया माना जाता है, तो ये मेवाती हो गई। तो इसका 4 भाषाएं हैं, 4 दिशाएं हैं। उत्तर में जाएंगे तो मेवाती, दक्षिण में जाएंगे तो आपका मालवा, पूरब में जाएंगे तो जयपुरी और पश्चिम में जाएंगे तो मारवाड़ी। आप हमारे साथ एक बार इसको फिर से याद कीजिए। जो पश्चिमी राजस्थानी उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? 4 आती हैं। इसमें कौन कौन सी आती है? मेवाती उत्तर में, दक्षिण में मालवी, पश्चिम में मारवाड़ी और पूरब में राजस्थानी, जयपुरी। यहाँ पे जयपुर है, जयपुर के आसपास में कौन सी बोली जाती है? जयपुरी। मारवाड़ में कौन कौन सा आता है? जो राजस्थान का जो मरुस्थल वाला इलाका होता है, जहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर, जैतपुर, ये बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं। ये जहाँ पर थार का मरुस्थल से संबंधित चीज़ें हैं, ये आपके इसके अंतर्गत आती हैं। तो अभी हमने आपको ये पूरा राजस्थानी हिंदी के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी के बारे में, आपको जल्दी से करा के इसको आज इसका क्लास को समाप्त करते हैं। तो ये हम चीज़ें आपको बता दिए हैं, मैप के माध्यम से बता दिए। इसको रटने का प्रयास मत कीजिएगा। इसको जब हमारे साथ मैप में आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत जल्दी याद होगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बता रहा था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाओं में से हमने पश्चिमी हिंदी को पढ़ लिया, राजस्थानी हिंदी को पढ़ लिया। अब आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भाग में आपका आता है बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और अवधी। ये जो बघेलखंडी बोली जाती है ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश का एक इलाहाबाद का दक्षिणी भाग, यहाँ पे बोली जाती है। ये आपकी खड़ी बघेलखंडी बोली जाती है। और ज़्यादातर इसका जो गहन होता है वो रीवा, सीधी, सतना, ये यहाँ पर ये ज़्यादा बोली जाती है। फिर आती है अवधी। ये अवधी बोली जाती है आपके लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, प्रयागराज, इधर साइड आपके बोली जाती है, आपके अवधी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ये आपके ये देख लीजिए, आपका ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गया। इसके बाद आती है चौथी भाषा आती है आपकी। जब आप चौथी भाषा में आएंगे तो यहाँ पे आता है बिहारी हिंदी,
बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, मैथिली, मगही, मगही हिंदी है मगही, और भोजपुरी। भोजपुरी का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है, जिसको पूर्वांचल बोला जाता है। बनारस से लेकर के बलिया तक का जो हिस्सा माना जाता है, बनारस, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, ये जो आपका पूर्वांचल का बेल्ट बोला जाता है, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में बिहार में मैथिली और मगही होती है। इसके अलावा जब आप आ जाएंगे 5वें में आ जाएंगे तो आपको बोली जाती है पहाड़ी, एक भाषा है। पहाड़ी के अंतर्गत 2 भाषाएं मानी जाती हैं, एक है कुमाऊनी और दूसरी होती है गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 2 भाषाएं मानी जाती हैं। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि पश्चिमी हिंदी में 5 या 6 भाषाएं, राजस्थानी में 4, पूर्वी हिंदी में 3, बिहारी में 3, 2 यहाँ पे, तो 5 4 9, 3 12, 3 15, 2 17, 17 उपभाषाएं को मिला करके हिंदी भाषा का निर्माण होता है। जब आप कहते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, तो दरअसल कोई हिंदी एक नहीं है। हिंदी एक भाषा परिवार है जहाँ पर 17 उपभाषाएं मिल करके हिंदी का निर्माण करती हैं। 5 भाषाएं बोली जाती हैं पश्चिमी हिंदी में, जो हमने आपको बताया। 6 दक्कनी को हटा देते हैं, लेकिन 5 भाषा इसको जोड़ते हैं। 4 भाषाएं आपके राजस्थानी में, 3 भाषाएं पूर्वी हिंदी, 3 ही बिहारी में, 2 आती हैं पहाड़ी में। तो दरअसल हमारे हिंदी का जो भाषा परिवार था वो दरअसल यहीं पे समाप्त होता है। अब इसकी कुछ विशेष बातें हैं जिसको हम आपको बताएंगे कि हिंदी में भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवार कौन कौन से हैं, उसके बारे में जल्दी से इसको 5 मिनट में इसको हम आपको बता के आज की ये क्लास ख़त्म करते हैं। हिंदी में भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। उन 4 भाषा परिवारों को हम जानते हैं कि कौन कौन से भाषा परिवार पाए जाते हैं। दरअसल ज़्यादातर जो भाषा बोलने वालों की संख्या जो सबसे ज़्यादा है वो है भारोपी। भारत और यूरोप को मिला करके जो नई भाषा परिवार बना है उसको बोला जाता है भारोपी। भारत में दरअसल 4 भाषा परिवार होते हैं। पहला नाम है भारोपी, दूसरा चीनी तिब्बती, तीसरे में आता है आपका आस्ट्रिक, और चौथे में आता है आपका द्रविड़। तो ये जो भारोपी भाषा, भारत और यूरोप को भाषा बोलने वाले लोगों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो है 73%। चीनी तिब्बती द्रविड़ की जो भाषा बोली जाती है वो आपकी 25% आपकी द्रविड़ है। द्रविड़ जो दक्षिण भारत में जितने भी भाषाएं बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब आते हैं आपके द्रविड़ में आते हैं। तो इसका आता है 25% आपका यहाँ पे ये आ गया। चीनी तिब्बती जो आपके नॉर्थ ईस्ट में भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पर ये चीनी तिब्बती भाषाएं होती हैं, उसका क्रमशः आता है 0.7%, वो आ जाता है। आस्ट्रिक भाषा का परिवार भी जो आता है वो आपका 1.3%, वो आपका आस्ट्रिक भाषा आ जाती है। तो जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसे भाषा परिवार में बांटा गया है, हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो भारत में बोली जाने वाली भाषा है वो है भारोपी भाषा। उसके बाद होती है आपका ये द्रविड़ भाषा जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती है, चीनी तिब्बती जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, और एक है आस्ट्रिक भाषा जो कि 1.7% आपकी ये भाषा बोली जाती है। तो एक हमने हिंदी को एक समअप में हमने इसको समअप कर दिया है। एक इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं संभवतः सभी हमने यहाँ पे प्रश्न लेने की कोशिश की है। अभी हम 4-5 कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद ये क्लास ख़त्म। 4-5 क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है कि हिंदी का विकास हुआ किससे है, किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। फिर एक आता है कि हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी है वियोगात्मक।
वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। अब ये वियोगात्मक या विश्लिष्ट क्या होती है? वियोगात्मक का मतलब होता है अलग अलग, मतलब इसको हम बदल सकते हैं, इसमें उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा इसमें जो हम चेंज ले आते हैं, इसी को बोला जाता है वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आज पढ़ा हिंदी के भाषा का विकास की कहाँ से शुरुआत होती है, उसका इतिहास कैसे उससे बढ़ा, और उसमें कौन से हिंदी के भाषा परिवार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसकी उपबोलियों के बारे में जाना। हमने इस भाषा परिवार के बारे में बोले कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर से एक बार आपको बताते हैं, आप अपने तैयारी को मजबूत करने के लिए बेस बुक के तौर पर आप चक्षु प्रकाशन की जो भी यूपीपी के लिए किताब आ रही है, उसको मार्केट से आप एक बार ज़रूर ले आएँ। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं।